नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 24 आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अच्छा, चलो, थोड़ा डिस्टरबेंस था। तो हम आपके लिए एक सीरीज मैंने शुरुआत करने की कोशिश की है। तो हम जो हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कोई भी करंट अफेयर के अंदर कोई डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम कुछ क्लासेस के थ्रू देखते हुए जाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं करंट अफेयर का वेटेज होता है। और यदि ट्रेडिशनल टॉपिक से भी सवाल उठेगा ना, तो कहीं ना कहीं संभावना होती है कि करंट अफेयर्स में यदि किसी टॉपिक की चर्चा चल रही है ना, तो उसके बैकग्राउंड को पूछ लिया जाता है। हमें लगता है यार ये तो कहाँ से सवाल आ गया, ठीक है, पर वो सवाल कहाँ से आ जाता है? वो सवाल उस समय पर जो समकालीन कोई विषय चल रहा होता है ना, उससे सवाल पूछ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो भी करंट अफेयर के अंदर डेवलपमेंट होंगे ना, उनको हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो यदि उस विषय से भी कोई सवाल बनता है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम इस सीरीज की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एज वेल एज आरएएस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, पीडीएफ्स आपको चाहिए होंगी, तो उसके लिए आरएएस क्लास 24 जर्नी विद शुभम सर करके एक आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड दिस इज द लिंक जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारे पीडीएफ्स वगैरह वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे, उसकी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो, सेशन है हमारा, इंपॉर्टेंट है, शुरू करते हैं। देखो, बेसिकली अभी हमने मई और जून के महीने के अंदर जो भी हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए ना, उनको हमने लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। देखिए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये आपका टॉपिक है, जिसके अंदर बात की गई है। पहला टॉपिक है हमारा संत कबीर दास जी की। ठीक है, उस समय पर देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मगहर उत्तर प्रदेश में स्वदेश दर्शन योजना के तहत संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। बात क्लियर है? और अभी वर्तमान में जो माननीय महामहिम है राष्ट्रपति जी, वो बदल चुके हैं। भारत में पहली बार कौन आ रही हैं? पहली आदिवासी महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली है। बात क्लियर हो गई है कि अभी कौन है? अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्लियर है बात? हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है संत कबीरदास के बारे में कुछ चीजें जान लेना। अच्छा, संत कबीरदास जी की मैं बात करूं तो प्रसिद्ध संत हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संत हैं, उसके साथ में क्या है? समाज सुधारक हैं। इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। केवल महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलो, भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। संत कबीर का संबंध किससे है? भक्ति आंदोलन से। धार्मिक भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे और सभी धर्मों को सहजता से स्वीकार करते थे। ठीक है, कबीर पंथ के नाम से इन्होंने एक धार्मिक समुदाय की भी स्थापना की थी। अच्छा, अब कबीरदास जी पर किसका प्रभाव पड़ा था? कबीरदास जी पर प्रभाव पड़ता है रामानंद जी का। स्वामी रामानंद जी जो वैष्णव संत हैं, इनका प्रभाव पड़ता है किस पर? कबीरदास जी पर। यदि हम बात करते हैं संत परंपरा की, भक्ति काल से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो संत परंपरा में दो प्रकार की परंपरा होती हैं। एक होते हैं सगुण विचारधारा वाले और दूसरे होते हैं निर्गुण विचारधारा वाले। सगुण विचारधारा वाले जो संत हैं, वो भगवान के मूर्ति स्वरूप या फिर सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं। लेकिन जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, वो भगवान के एक ब्रह्म स्वरूप को स्वीकार करते हैं। तो कबीरदास जी का संबंध किससे है? निर्गुण परंपरा से। क्लियर बात? कबीरदास जी निर्गुण परंपरा से संबंधित हैं भक्ति आंदोलन में। क्लियर बात है? और ये क्या मानते हैं भगवान को? कि भगवान तो सार्वभौमिक हैं और निराकार हैं।
ठीक है, चलिए कबीरदास जी की बात है। कबीरदास जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनको, उनमें इंपॉर्टेंट है बीजक, बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ। कहीं कभी पूछ ले आपसे कि भी बीजक का संबंध किससे है, तो बीजक का संबंध है कबीरदास जी से। साखी का संबंध किससे है, साखी का संबंध भी कबीरदास जी से है। क्लियर है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिखों के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जन देव। ठीक है, तो इनकी रचनाओं का बड़ा हिस्सा उन्होंने भी संकलित किया है। इसके अलावा सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी ली गई हैं। किसकी? कबीरदास जी की। अच्छा, कबीरदास जी की जो रचनाएं थी बेसिकली उसमें क्या थे, दोहे फेमस थे। दो पंक्तियों वाले को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है दोहे। क्लियर है बात? इसके अलावा जाति व्यवस्था के खिलाफ कड़ा विरोध करते हुए ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले जटिल अनुष्ठान और रीति रिवाजों का विरोध कौन करते हैं? कबीरदास। तो कबीरदास संत भी हैं, कवि भी हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कबीरदास समाज सुधारक भी थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो बात महत्वपूर्ण होगी वो हम देख लेंगे इसके अंदर। जाति का भेद मिटाने की कोशिश करते हैं। तो कबीरदास जी से रिलेटेड यदि कोई करंट अफेयर्स के अंदर बात चल रही है और वहां से यदि ट्रेडिशनल टॉपिक में कहीं कबीरदास जी से रिलेटेड कोई सवाल बना दिया जाएगा तो इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो। और भी हम देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये न्यूज आई थी जहां से आर्टिकल लिया गया है कबीरदास जी के बारे में। देख सकते हैं और क्या पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी उनकी साहित्यिक कृतियां हैं, भक्ति आंदोलन में क्या उनका योगदान है, और भक्ति आंदोलन के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे। ठीक है, चलो, बात हो गई है यहां पर कबीरदास जी की। इसके बाद में हम बात करना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे जिले में मंदिरों का नगर देहू, नाम याद रखो, मंदिरों का नगर कौन सा है, देहू, वहां पे संत तुकाराम जी के शिला मंदिर का उद्घाटन किया। देखो अभी उद्घाटन हो चुका है, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं तब, उस समय पर नहीं हुआ था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये घटना नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से संत तुकाराम। ठीक है, चलो संत तुकाराम जी के बारे में जान लेते हैं फटाफट से। छत्रपति महाराजा शिवाजी के समकालीन थे। क्या थे? छत्रपति महाराजा शिवाजी के समकालीन थे। मराठा भक्ति सुधारक इनको माना जाता है। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? इन्होंने विठोबा पंथ को लोकप्रिय बनाया। इंपॉर्टेंट है, कभी विठोबा पंथ का संबंध किससे है? संत तुकाराम जी से। ठीक है, चलो। अभंग किसे कहा जाता है? विठल स्वामी भक्ति गीतों की रचना की, जिन्हें क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। कभी सवाल पूछ लिया जाए कि अभंग का संबंध किससे है, तो विठल स्वामी के भक्ति गीतों की रचना की किसने? संत तुकाराम जी ने। उनको क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके अलावा देखो, संत तुकाराम और उनकी रचनाएं पूरे महाराष्ट्र में फैले वरकरी संप्रदाय के केंद्र में है। आरएएस में इससे पहले सवाल पूछा हुआ है कि वरकरी जो संप्रदाय है इसका किससे संबंध है, तो संत तुकाराम से संबंध है। इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क कर लीजिएगा इसको कि वरकरी संप्रदाय का संबंध किन से है। ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु कौन थे? इनके गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहां से आता है ये भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। चैतन्य महाप्रभु, इससे पहले यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में। ठीक है, बंगाल से संबंध है। चलो, बात कर रहे हैं हम संत तुकाराम जी की। तो इन्होंने भी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के शिष्य और भक्तों को क्या किया? स्वीकार किया। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जाति पाति में विश्वास नहीं करने की शिक्षा देते हैं कि भाई जाति पाति में आप विश्वास नहीं करो, जाति कोई मायने नहीं रखती, जो मायने रखता है वह भगवान का नाम है। ये कौन है? संत तुकाराम। क्लियर हो गई बात? तो कबीरदास जी के बारे में यदि कोई सवाल बनेगा तो वहां से हम सॉल्व करेंगे। संत तुकाराम से रिलेटेड कोई भी आर्ट एंड कल्चर में सवाल बन जाता है, वरकरी संप्रदाय से रिलेटेड कोई सवाल बन जाता है, तो यहां से हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई है। चलिए, अच्छा, इसके बाद में एक आर्टिकल है जो क्या है,
प्राचीन स्मारक अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम जो कब बना था, 1958 में बना था। जैसे रामसर है वैसे क्या है, आमसर है। 1958 में इसमें क्या किया है, संशोधन, इसमें क्या किया है, संशोधन किया है। अच्छा, अब इस एक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्राचीन जो हमारे स्मारक हैं उनको कंजर्वेशन के लिए प्रयास करेगा। और जो एक्ट बना होगा उस समय पर, उसमें क्या होंगी, अभी कुछ खामी दिख रही होगी, तो उसको क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार फटाफट से आमसर एक्ट को देख लेते हैं। देखिए, ये एक प्रकार का अधिनियम है, कानून है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें, पुरातत्व से कोई भी चीज का उत्खनन होता है, मूर्तियां, नक्काशी और इसी प्रकार की जो अन्य वस्तु हैं उनकी सुरक्षा हेतु, उनके रेगुलेशन के लिए, और प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में भी राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है, तो इनके कंजर्वेशन के रिलेटेड बात करता है AMASR 1958 का एक्ट। क्लियर है बात। देखिए, अब नए संशोधन हो रहे हैं, उनकी आवश्यकता क्यों लगी। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी विकास परियोजनाएं, डेवलपमेंट की कुछ परियोजनाएं लेके आती हैं, पर जब वो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाती हैं तो वहां पर क्या होता है, कुछ अड़चन आ जाती है कि भाई उन्होंने अपना कुछ रूल पहले का अलग बना रखा है, अब गवर्नमेंट वहां पर कुछ डेवलपमेंट के हिसाब से पहुंची, तो वो जो रूल होता है ना, वो क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो उसके लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई है जिससे इन स्मारकों का अच्छे तरीके से संरक्षण किया जाए। ठीक है, मोटी मोटी जो इसके बारे में बात थी वो यही है। देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सूची में ऐसे स्थलों को शामिल करने के लिए उनका मानकीकरण करना, और जरूरत पड़ने पर स्मारकों को सूची से हटा भी सकते हैं। भाई, उस टाइम पे जिन स्मारकों को सूची में ले लिया था, अब जरूरी थोड़ी ना है कि उनको भी रखें, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मॉडरेशन कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार के चेंज किए गए हैं, और एक कंट्रोल लाइन बना दी गई है कि भाई कोई मॉन्यूमेंट है, कोई स्मारक है, उससे कितने मीटर तक आप किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते, जिससे कि उनको क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। ताजमहल वाला प्रकरण आपको याद होगा कि किस प्रकार ताजमहल जो एकदम सफेद हुआ करता था उस पर पीलापन छाने लगा, तो उस पर भी ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना आदेश दिया था। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो क्या करने के काम आ रही हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कंजर्वेशन के काम आ रही हैं। क्लियर है बात। यही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। चलिए, एक और फैक्ट आपके सामने आ रहा है, वो क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने G7 नेताओं को कुछ उपहार दिए थे। ठीक है, तो हमारे लिए डायरेक्टली ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई G7 नेताओं को क्या मोदी जी ने उपहार दिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो उपहार दिए गए ना, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, GI टैग की हम बात करते हैं, ज्योग्राफिकली जो ऐसी चीज होती है जो यूनिक होती है उसको GI टैग दिया जाता है, आप पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखिए, G7 जो नेता हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ उपहार दिए हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख लो, वो जरूरी है। चलो, अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करूं तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन, उनको क्या दिया है, गुलाबी मीनाकारी ब्रोंच और कफलिंग। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वाराणसी का GI टैग इसको मिला हुआ है। तो यदि कभी सवाल बन जाए कि गुलाबी मीनाकारी ब्रोंच और कफलिंग का संबंध किससे है, यहाँ चित्र में भी आप इनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से मीनाकारी की गई है, तो इनका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान आना चाहिए भाई, वाराणसी का GI टैग है ये। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के क्या क्या चीजें हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल जरूर देखना कि राजस्थान के किन किन चीजों को GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो बात हो गई गुलाबी मीनाकारी ब्रोंच और कफलिंग की। इसके अलावा बात करूं कि जापान के PM है फूमियो किशिदा, उनको क्या दिया, उनको दिया है काली मिट्टी के बर्तन भेंट में दिए गए हैं। कहां से आए हैं ये, निजामाबाद से। अच्छा, इन काली मिट्टी के बर्तनों को विशेषता क्या है कि भाई इसके अंदर, इसमें काले रंगों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष तकनीक का भी उपयोग किया जाता है, और इसमें ध्यान रखा जाता है कि बर्तन में भाई साहब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं घुसनी चाहिए, मतलब एकदम से एयर टाइट है।
ठीक है, तो यदि काली मिट्टी के इन बर्तनों का संबंध पूछ ले तो कहां से आएगा, निजामाबाद उत्तर प्रदेश से। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसको दिया, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। इसको क्या दे रहे हैं, देखो छत्तीसगढ़ की नंदी थीम वाली डोकरा कलाकृति भेंट की है। कभी कोई सवाल बन जाए डोकरा कलाकृति का संबंध किससे है, तो कहां से है, छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ की देखो नंदी, भगवान शिव का वाहन है नंदी, तो छत्तीसगढ़ में नंदी थीम वाली डोकरा कलाकृति भेंट की है। हमें इससे मतलब नहीं है किसको दी है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसका आर्ट एंड कल्चर कि डोकरा कलाकृति का संबंध किससे है, तो किससे है, छत्तीसगढ़ की नंदी थीम वाली इन मूर्ति से है। क्लियर है बात। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आई थिंक चाय का शौक होगा इनको, तो इनको क्या दिया, एक टी सेट दिया है, और टी सेट भी कैसा, प्लेटिनम पेंटेड हैंड पेंटेड टी सेट दिया है जो कि खुर्जा पॉटरी में है। ठीक है, खुर्जा पॉटरी का संबंध है इससे। चाय को सेट को बेस फॉर्म को हाथ से पेंट किया गया है, देख सकते हो आप। ठीक है, हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात है ना, हमको बस वही याद रखनी है, हमें ये मतलब नहीं किसको क्या दिया था। चलो, इसके अलावा जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका, इमैनुअल मैक्रो, इनको क्या दिया इन्होंने, देखो लखनऊ के खास जरदोजी बॉक्स में इत्र की बोतलें उपहार में दी हैं। तो भाई जरदोजी बॉक्स का संबंध किससे हो गया, लखनऊ से। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो फ्रांस का राष्ट्र ध्वज है ना, उसी टाइप से इन्होंने इसको अरेंज किया है। ठीक है, और खादी रेशम से हाथ से कढ़ाई करके इसको बनाया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि जरदोजी का संबंध कहां से आ रहा है, लखनऊ से आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बस एक बार के लिए पढ़ लेना है। ठीक है, मारियो द्रागी कौन है, इटली के प्रधानमंत्री, तो इनको देखो क्या दिया है, मार्बल इनले टेबल टॉप। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आगरा के स्टोनमेंट क्राफ्ट से बनाया गया है। तो स्टोनमेंट क्राफ्ट कहाँ का फेमस हो गया, स्टोनमेंट क्राफ्ट फेमस है आगरा का। ठीक है, यहाँ पर चित्र बनाने के लिए सामग्री को दीवारों और फर्शों पर जड़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब अपन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लास्ट में पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर जब हम अंग्रेजों का देखते हैं तो ये नाम पढ़ते हैं, क्या है, पिएत्रा ड्यूरा। तो पिएत्रा ड्यूरा का मतलब क्या होता है, ऐसे चित्र जिनको बनाने के लिए मतलब दीवार और फर्श पर सामग्री को क्या है, जड़ दिया जाता है। तो पिएत्रा ड्यूरा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अमेठी और सुल्तानपुर में क्या बनती हैं, मूंज की टोकरियां बनती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कश्मीर का मशहूर उत्पाद कौन सा है, रेशमी कालीन। तो कभी पूछ लिया जाए रेशमी कालीन सबसे बढ़िया कहाँ मिलता है, संबंध किससे है, तो किससे है, कश्मीर से है। किसको दिया, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये किस लिए विख्यात है, रेशमी कालीन अपनी कोमलता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। तो हमें बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी चीज का संबंध किस क्षेत्र से है, वहां से सवाल बन सकता है, बनेगा तो। ठीक है, चलो इसके अलावा मेटल नक्काशी वाला मटका है, उसका संबंध कहां से है, मुरादाबाद से। और मुरादाबाद को क्या कहा जाता है, पीतल की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उनको क्या दिया है, वाराणसी में बना हुआ राम दरबार गिफ्ट किया हुआ है। अच्छा, ये क्यों दिया, भाई सब चीज वो कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई थिंक टैंक काम कर रहा है। तो इंडोनेशिया में इसलिए दिया क्योंकि वहां पर पहले कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का प्रभाव था। ठीक है, तो उनको क्या दे रहे हैं, ये राम दरबार दे रहे हैं। इसके अलावा रामायण का इंडोनेशियाई संस्करण है जिसका नाम है काकाविन रामायण, उससे भी ये क्या करता है, काफी समानता रखता है। ठीक है, चलो, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि कौन सी चीज किस क्षेत्र से संबंधित है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है, वहां से कोई सवाल बन सकता है। एक आपके लिए होमवर्क है, राजस्थान के जितने भी जीआई टैग प्राप्त चीजें हैं उनको जरूर याद कीजिएगा। अच्छा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि राजस्थान में कितनी चीजों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करना चाहेंगे वीर सावरकर की। 28 मई 2002 को वीर सावरकर की 139वीं जयंती मनाई गई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीर सावरकर से रिलेटेड यदि कोई सवाल आएगा तो हम सोचेंगे कि यार वीर सावरकर से क्यों पूछ लिया,
भाई इसके लिए जरूरी ये क्या है, 139वीं जयंती मना रहे हैं तो हो सकता है वहां से सवाल पुटअप कर लिया जाए। ठीक है, तो वीर सावरकर हैं, उनका पूरा नाम है वीर विनायक दामोदर सावरकर। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में भागुर शहर में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये है विनायक दामोदर सावरकर। इसके बाद में देखो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मित्र मेला नाम के एक संगठन का निर्माण किया था इन्होंने। ये पूछ लिया जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ये सवाल बन सकते हैं कि भाई मित्र मेला नाम के युवाओं के संगठन का गठन किसने किया, किसने किया, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, इसके अलावा जरूरी चीजों की बात करेंगे, स्वदेशी के विचार का समर्थन किया था इन्होंने, नास्तिकता का समर्थन करते थे, अंधविश्वास में कम विश्वास ये रखते थे। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है 1937 से लेकर 1943 तक हिंदू महासभा के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। ये क्या रहे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। चलिए, और सावरकर जी से रिलेटेड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिनव भारत समाज, मित्र मेला और अभिनव भारत समाज नामक संगठन की स्थापना कौन करते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। पूछ लिया जाता है सवाल, अभिनव भारत समाज का संबंध किससे है। अच्छा, लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक हैं उनसे भी ये क्या रहे, बहुत प्रभावित रहे, और एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या है, फ्री इंडिया सोसाइटी। सोसाइटी की स्थापना करते हैं जिसका नाम है फ्री इंडिया सोसाइटी। तो मित्र मेला नामक संगठन और अभिनव भारत समाज नाम के संगठन और इसके अलावा फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो यहां पर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, अच्छा, इनकी कुछ पुस्तकें हैं उनको भी ध्यान कर लो। पुस्तक कौन सी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरह से जब 1857 की जो रिवॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं और इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के बारे में इन्होंने किताब लिखी है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। इसके अलावा मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ भी इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। हिंदुत्व नाम की पुस्तक किसने लिखी, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हिंदुत्व नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, दो राष्ट्र सिद्धांत के बारे में उसमें बात की गई थी। तो यहां से हमने क्या देखा, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। चलिए, थोड़ा फास्ट ले रहे हैं हम ये सेशन। चलो, एक चीज और आती है, भारत द्वारा विश्व के लिए डेटा संग्रहित करने की कला का ज्ञान, एक टॉपिक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो भारत के योजना पुरुष कौन है, प्लानिंग मैन किसको कहा जाता है भारत का, नाम सुना होगा आपने, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महलनोबिस। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है स्टैटिक्स से। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में जब देश का एकीकरण और पुनर्गठन हो रहा है उसके बाद में क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, वहां से यदि सवाल बनता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पीसी महलनोबिस। इनके सम्मान में 29 जून को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। किसके सम्मान में, पीसी महलनोबिस। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा 29 जून। ठीक है, तो भारतीय सांख्यिकी के जनक थे। सांख्यिकी का मतलब स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब कहीं ना कहीं डेटा को कलेक्ट करना और उनको अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, चलिए, बेकर प्रयोगशाला में साइंटिफिक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कर रहे हैं पीसी महलनोबिस। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कौन कर रहे हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में कोलकाता में कर रहे हैं पीसी महलनोबिस। इसके अलावा देखो, इन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की स्थापना में भी मदद की थी। तो इनका योगदान कहां पर भी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की स्थापना में भी इनका योगदान है। सांख्यिकी प्रतिरूपों पर यूनाइटेड नेशन के उप आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्लियर है बात। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इनकी, इन्होंने महलनोबिस दूरी नाम के एक सांख्यिकीय पद्धति प्रस्तुत की थी। कभी सवाल पूछ ले कि इनका अचीवमेंट क्या था, तो इनका अचीवमेंट था महलनोबिस डिस्टेंस
और एक चीज थी महलनोबिस मॉडल, जिसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, और इसी की वजह से भारत का क्या हुआ, औद्योगिकीकरण की दिशा में जब भारत आगे बढ़ा तो तेजी से विकास हुआ। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है पीसी महलनोबिस, ये पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में उनके संबंध थे, इतने ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज के सेशन में हमने हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, और हमारे लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है, हमारे लिए इस तरह इंपॉर्टेंट है कि करंट में कोई न्यूज़ आ गई और उससे रिलेटेड कोई ट्रेडिशनल हमारे सिलेबस का कोई टॉपिक है, उसको हमें तैयार करना है। क्योंकि डेफिनेटली आप यदि पुराने पेपर्स को देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं करंट में यदि कोई विषय बहुत ही फेमस हो रहा होता है, उसकी बात चल रही होती है, तो वहाँ से ट्रेडिशनल टॉपिक से सवाल उठता है, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और इसमें मेरे हिसाब से तो है कि चाहे हमारा आरएस का हो, चाहे यूपीएससी के जब एग्जाम के अंदर आर्ट एंड कल्चर के कोई करंट अफेयर से सवाल बनेगा ना, तो हमसे मिस नहीं होगा। तो कमेंट में मुझे बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।